नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 23 नवंबर से 29 नवंबर 2020 के रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक का रिव्यू और इसके माध्यम से हम जानेंगे सप्ताह भर का करंट अफेयर्स, नए सरकारी नौकरियों की जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए यह बात स्पष्ट की है। लेकिन हाँ, मास्क का उपयोग जरूरी है, इसमें यदि ढिलाई बरती तो जुर्माना लगेगा। नर्सिंग पाठ्यक्रम में चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट्स बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम एवं सीट्स वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में बीएससी नर्सिंग की 60 से 120 सीट्स बढ़ाई गई है। इसी प्रकार अन्य हॉस्पिटल में भी सीट्स बढ़ाई गई है। आप यहां पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। कोरोना के लिए कौन सी सतर्कता बरतना है? मास्क का उपयोग करना है, बार बार साबुन से हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपनों के लिए, स्वयं के लिए और राष्ट्र के लिए संवेदनशील रहकर कोरोना वायरस से बचाव के प्रति सजग और सतर्क बने रहें। मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को रखा जाएगा यथावत। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी एवं कॉलेज के विद्यार्थी विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन के लिए स्कूल कॉलेज आकर शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। श्रमिकों के आने जाने पर कोई रोक नहीं रहेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं आगामी आदेश तक नहीं लगेगी। राज्य का जो रिकवरी रेट है कोरोना का वह 93% हो गया है। एक्टिव रोगियों की संख्या की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है मध्य प्रदेश। राज्य की रिकवरी रेट है 93%। वर्तमान में 15,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। रोजगार सृजन की बात करें तो सभी को रोजगार देना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कही। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर कार्रवाई शुरू हो गई है। लोकल को वोकल बनाएंगे। नक्सल समस्या का समाधान भी रोजगार ही है। मनरेगा आदि के माध्यम से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से रोजगार के विशेष अवसर है। इसके लिए बफर में सफर, जंगल सफारी, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और जल पर्यटन आदि को बढ़ावा देंगे। उद्योगों को बढ़ावा देंगे। प्रदेश में छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में इन उद्योगों के कम से कम 10 एकीकृत क्लस्टर अगले 3 साल में बनाए जाएंगे। प्रदेश में स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। कौशल विकास की बात इन्होंने कही। नवीन खदानों का शीघ्र आवंटन करने के निर्देश दिए। गौ संवर्धन से रोजगार की बात करें तो गो दुग्ध उत्पादन, गोकाष्ठ तथा अन्य संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। ITI शासकीय संस्थानों में 80% से ज़्यादा प्रवेश हुआ है। अलग अलग पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश हुआ है जानकारी देख सकते हैं। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 25 नवंबर। शहीद बिरसा मुंडा ने शोषण के विरुद्ध अपना पूरा जीवन अर्पित किया था। उनकी याद में यह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लघु फिल्म रणबांकुरे और रणबांकुरे फोल्डर का भी विमोचन किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। अब नजर डालते हैं पिछले सप्ताह की तमाम बड़ी खबरों पर। 14 नवंबर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लिए भी मिलेगा बीमा कवर। यह इरडा ने स्पष्ट किया है। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब स्वास्थ्य एवं जनरल बीमा कंपनियां मच्छर और कीटाणुओं से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के इलाज के लिए भी बीमा कवर देगी। इरडा ने कहा कि इस मसौदे का उद्देश्य एक स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट लाना है जो लोगों को वेक्टर जनित बीमारियों के इलाज को शामिल करे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI PVC प्लास्टिक के आधार कार्ड जारी कर रहा है। आम नागरिक PVC आधार कार्ड को महज 50 रुपये में बदलवा सकते हैं। UIDAI ने इसके लिए आर्डर आधार कार्ड नाम से नई सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत लोग कागज वाले आधार कार्ड को PVC आधार कार्ड में बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असम और मेघालय को जोड़ने के लिए एक नया पुल बनाया जाएगा। इस पुल को बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा जो असम के ध्रुवरी और मेघालय के फुलवाड़ी को जोड़ेगा। यह देश में किसी भी नदी पर बना सबसे लंबा पुल होगा। यह पुल वर्ष 2026-27 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
इस पुल के बन जाने से धुबरी और फुलवाड़ी की दूरी 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अभी जो देश का सबसे लंबा नदी पुल है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बना हुआ है भूपेन हजारिका पुल, याद रखिएगा भूपेन हजारिका पुल। यह पुल लोहित नदी पर बना है और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। चीन सहित 15 देशों ने विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। इसका समझौते का नाम है RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये देश है चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम। यह समझौता लगभग 8 वर्ष तक चली वार्ताओं के बाद पूरा हुआ है। RCEP का सबसे पहले प्रस्ताव वर्ष 2012 में किया गया था। इस समझौते के दायरे में विश्व की लगभग 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएगी। इस समझौते के तहत सदस्य देशों के बीच पारस्परिक व्यापार में टैक्स में कटौती के अलावा कई तरीके की आर्थिक छूट दी जाएगी। RCEP के प्रस्ताव में भारत का नाम भी था, लेकिन भारत ने इस समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। इस समझौते से जुड़े हुए देशों ने कहा कि भारत के लिए RCEP के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 900 से अधिक लोगों की मृत्यु इस महामारी के कारण हो चुकी है। 16 नवंबर को क्या हुआ? अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5% तक कारगर हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है। अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन अंतिम चरण में सफल रही है। मॉडर्ना ने कहा कि यह वैक्सीन 94% तक प्रभावी है। मॉडर्ना के अनुसार इस वैक्सीन का 30,000 लोगों पर परीक्षण चल रहा है। मॉडर्ना के प्रेसिडेंट स्टीफन होज ने एक साक्षात्कार में बताया कि हमारे पास जल्दी ही ऐसी वैक्सीन आने जा रही है जो कोरोना को रोक सकती है। इस वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज तापमान पर रखने की जरूरत नहीं होगी। यह वैक्सीन फ्रिज के सामान्य तापमान -20 डिग्री सेल्सियस में 30 दिन तथा कमरे के सामान्य तापमान में भी 12 घंटे तक सुरक्षित रह सकती है। इससे वैक्सीन टीकाकरण में बहुत आसानी होगी। इससे पहले अमेरिका की एक अन्य दवा कंपनी फाइजर ने वैक्सीन बनाने का दावा किया था। फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना जरूरी होगा। भारत ने भी कोवैक्सीन तैयार कर रहा है। भारत बायोटेक कंपनी इसको तैयार कर रही है। और भारत में वैक्सीन की बात करें तो मार्च 2021 तक इसका 3rd ट्रायल पूरा हो जाएगा। आम लोगों के लिए यह सितंबर 2021 तक उपलब्ध हो सकती है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 3 दिसंबर तक होंगे। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन 3 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे। इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हो चुका है। सैनिक स्कूलों में 6वीं तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 10 जनवरी को परीक्षा आयोजित करेगी। सैनिक DRDO ने क्विक रिएक्शन मिसाइल का किया सफल परीक्षण। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने हवा में एक मानव रहित विमान को निशाना बनाया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया गया। यह मिसाइल 3 से 30 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रफ्तार है 5,758 किलोमीटर प्रति घंटा। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने DRDO को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। इस मिसाइल को ट्रक पर भी लगाया जा सकता है। यह मिसाइल कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने में सक्षम है और राडार को भी फेल कर सकती है। भारत और इथोपिया के बीच एयर बबल समझौता हुआ है। प्रश्न बन सकता है कि किन 2 देशों के बीच हाल ही में एयर बबल समझौता हुआ है? तो इथोपिया और भारत के बीच। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत ने इथोपिया के अलग से द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों के संचालन के लिए उठाया गया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की विमानन कंपनियों को विमान सेवा संचालित करने की अनुमति दी गई है। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना के अनुसार गोलन होइट्स इलाके में सड़क किनारे बम छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद ये हवाई हमले किए गए हैं। सेना ने बताया कि विस्फोटक सामग्री ईरानी सुरक्षा बलों के नेतृत्व में एक सीरियाई दस्ते ने रखी थी। इसी कारण ईरानी और सीरियाई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उल्लेखनीय कि इजराइल में वर्ष 1967 में सीरिया के साथ युद्ध के बाद गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया था।
इजराइल इस इलाके में ईरानी सेना की मौजूदगी पर भी लगातार सवाल उठाते रहा है। पीपुल्स यूनिवर्सिटी में इन कोर्सों के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। आप लेना चाहें तो जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से देख सकते हैं। कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए MBBS में सीटें आरक्षित होगी। केंद्र सरकार ने शिक्षण सत्र 2020-21 में केंद्र के कोटे से MBBS पाठ्यक्रम की 5 सीटें कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस कदम का लक्ष्य उन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना है जिनकी मृत्यु कोरोना महामारी के कारण या महामारी संबंधी ड्यूटी के दौरान हुई है। यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू भी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित करवाई गई नीट 2020 में प्राप्त रैंक के आधार पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों के माध्यम से मेडिकल काउंसिल कमेटी इन छात्रों का चयन करेगी। अमेरिका के साथ लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच ईरान ने फारस की खाड़ी में एक बड़ा युद्धपोत उतारा है। यह युद्धपोत हेलीकॉप्टर, ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर ले जाने में सक्षम है। इस युद्धपोत का नाम ईरान ने अपने मारे गए नौसेना कमांडर अब्दुल्ला रोदकी पर रखा है। ईरान ने इस युद्धपोत और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की फोटो भी जारी की है। देश में सेना से जुड़ी जमीन के सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड अब ऑनलाइन होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में एक पोर्टल लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे सेना की भूमि प्रबंधन के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी। रक्षा मंत्री के समूचे प्रबंधन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत रक्षा विभाग ने रक्षा संपदा महानिदेशालय और सशस्त्र बलों के साथ मिलकर पहली बार भूमि प्रबंधन प्रणाली LMS का विकास किया है, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस पोर्टल पर भविष्य में रक्षा भूमि प्रबंधन के सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। रोजगार वृद्धि के प्रयासों के लिए पुरस्कृत होंगे जिले। रोजगार वृद्धि के लिए व्यवस्थित और सार्थक प्रयास करने वाले जिले पुरस्कृत किए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स कल्याण योजना और स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और आय का साधन मजबूत बनाने के प्रयास भी बढ़ाया जाए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जनता के सामने अभी हाल ही में रखा गया। यह रोड मैप प्रदेश को आगे ले जाने का ठोस कदम है। यह बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे भोपाल स्थित मंत्रालय से कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, IG और SP कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के संबंध में कलेक्टर्स से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों के परिश्रम से रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ था। राज्य सरकार ने उपार्जन कार्य की सभी व्यवस्थाएं जमाई। इसके फलस्वरूप रिकॉर्ड उपार्जन हुआ है। इसी तरह धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी का कार्य सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी की जान लेने के दोषी मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा देने से इस अपराध पर नियंत्रण स्थापित होगा। श्री चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत छोटे किसानों को 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने इसमें 4,000 रुपये की वृद्धि की है। ऐसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी जोत वाले किसानों और वनाधिकार पट्टाधारियों को भी अनिवार्य रूप से किसान सम्मान निधि का लाभ दिलवाया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स योजना के बारे में प्रधानमंत्री का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त ऋण सहायता से छोटे कारोबारियों का काम अच्छा चलने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को भी लाभान्वित करने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महिलाओं को सशक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करने का कार्य बड़ा पैमाने पर देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे शीघ्र ही जिलों में भ्रमण कर महिला स्व सहायता समूह के कार्यों की जानकारी भी लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर प्रदेश की जनता के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त करती रहती है। उच्च स्तर पर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने से योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हो पाती है। ब्रह्मांड को जाने, इस आलेख में यहाँ पर पृथ्वी के बारे में जानकारी दी गई है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट से डिजिटल युग तक टेलीविज़न का सफ़र यहाँ पर इस आलेख में दिया गया है। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाने की शुरुआत हुई 1996 में। 21 और 22 नवंबर को प्रथम विश्व टेलीविज़न फोरम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दिन वैश्विक मीडिया जगत के प्रमुख लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले एक दूसरे से मुलाकात की, चर्चा की गई। इस दिन को यादगार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हमारे देश में दूरदर्शन का प्रसारण पहली बार
15 सितंबर 1959 को प्रयोग के तौर पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के रूप में हुआ था। तब इसे टेलीविज़न इंडिया नाम दिया गया था। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे यह चलता था। 1959 में शुरुआत हुई। रंगीन टेलीविज़न की जब शुरुआत हुई तो दूरदर्शन ने एशियाड गेम्स का लाइव रंगीन प्रसारण किया। यहीं से टेलीविज़न लोकप्रियता के शिखर को छूने लगा। मेक्सिको से शुरू हुई टेलीविज़न की नई विधा सोप ओपेरा या धारावाहिक का प्रसारण भारत में हम लोग के जरिए किया गया। यह भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। रजनी, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रम के कारण दूरदर्शन आधुनिक कला, साहित्य और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। टेलीविज़न ने टेक्नोलॉजी शेप द सोसाइटी की अवधारणा को साकार किया। टेलीविज़न के विकास और विस्तार के दौर में दर्शकों की पसंद के हिसाब से ही अब शो बनने लगे हैं और आज तो आप देखते ही हैं कैसे कैसे शो आ रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रसारण में एक नए युग का सूत्रपात तब हुआ जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हवाई तरंगों पर सरकार के एक अधिकार को गलत बताते हुए जनता की संपत्ति के रूप में बताया, जिससे टेलीविज़न के नए दौर की शुरुआत हुई, जिसमें निजी प्रसारण के साथ मनोरंजक प्रधान कार्यक्रमों का भी प्रसारण होना शुरू हुआ। तो दूरदर्शन के इतिहास को आप ऐसे याद रखें, 1959 सबसे पहले और 1995 में नए युग की शुरुआत, उसका उल्टा 59 का उल्टा 95। वैकेंसी की जानकारी हम देखें तो वैसे तो यह पेपर निविदा सूचना से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर नीचे छोटी सी जानकारी दी गई है। प्राचार्य शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल, गेस्ट एडजस्ट फैकल्टी की आवश्यकता के लिए सूचना जारी की गई है। महाविद्यालय में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रसायन शास्त्र विषय हेतु गेस्ट या एडजस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2020। वेबसाइट है www.gwpbpl/ac.in। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट है www.gwpbpl.ac.in। अपर मुख्य सचिव श्री ICP केसरी ने बताया कि 2019 में पहली बार सरदार सरोवर बांध के पूर्ण रूप से भरने से कृषि भूमि, मकान, सड़क और पुल पुलिया डूब में आई, जिसका चिन्हांकन कमिश्नर पुनर्वास और इंदौर संभाग के संभागायुक्त द्वारा किया जा चुका है। बैठक में यह भी बताया गया कि सरदार सरोवर बांध से कम विद्युत उत्पादन लेने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को 904 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। पहली बार बांध भरने पर नवीन भूअर्जन पर लगभग 100 करोड़ रुपए और क्षतिग्रस्त पुल पुलियों और सड़कों के नवीन निर्माण पर 298.28 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आया है। रतलाम बनेगा स्मार्ट मीटर स्थापना वाला प्रदेश का दूसरा शहर। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रेडियो फ्रिक्वेंसी तरीके से रीडिंग लेने वाले अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगेंगे। बिजली कंपनी की इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बधाई दी है। इंदौर शहर के बाद अब पूरे रतलाम शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, यानी स्मार्ट मीटर की स्थापना करने वाला प्रदेश का पहला शहर है इंदौर, दूसरा होगा रतलाम। मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब होगा स्थापित। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसावलाल सिंह ने भोपाल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्षित कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो, उद्योगों के अनुकूल परिसंपत्तियों का उन्नयन, आधुनिकीकरण, मुद्रीकरण एवं लॉजिस्टिक संचालन का डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंड टू एंड इंटीग्रेशन किए जाने की समग्र रूपरेखा पर चर्चा की। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की बात करें तो 52 महीने में यह पूरा होगा। मार्च 2024 तक परियोजना अपना मूर्त स्वरूप धारण कर लेगी। सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो, इससे क्या होगा? नाशवान सामग्री के लिए हवाई अड्डों पर यह बनाए जाएंगे ताकि नाशवान सामग्री को ज़्यादा देर तक बचाया जा सके और उनके वैल्यू एडिशन हो पाए। उपलब्ध संसाधनों का भी उन्नयन किया जाएगा। इसे समय सीमा 31 मार्च 2021 तक पूरा करने के निर्देश है। लॉजिस्टिक संचालन के लिए एंड टू एंड इंटीग्रेशन होगा। इसका क्या मतलब है? श्री किदवई ने बताया कि वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन संचालन के डिजिटलाइजेशन से ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि एवं भागीदारों से अधिक मूल्य प्रदान करने से निर्माताओं, परिवहन एवं परिवहन संचालकों को एक प्रभावी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अनुभव प्रदान होगा। इसके लिए
प्रोफेशनल कंपनी की नियुक्ति की जाकर एंड टू एंड इंटीग्रेशन के विजन डॉक्यूमेंट की संरचना एवं वर्तमान प्रक्रिया का अध्ययन एवं गैप एनालिसिस का कार्य प्रगति पर है। दोस्तों, यह था इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट। 10 से 15 मिनट का पार्ट सेकंड भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें बचा हुआ जो पार्ट है वह हम शामिल करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर फेसबुक या व्हाट्सएप पर जुड़े हो या टेलीग्राम पर जुड़े हो, उनको ज़रूर शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी एकदम मुफ्त में। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछिए या बता सकते हैं सुझाव हो तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं CTET या अन्य किसी एग्ज़ाम की ऑनलाइन घर बैठे, तो अनअकैडमी तैयारी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी प्लस फीचर्स। घर बैठे इसमें आपको लाइव लर्निंग की सुविधा मिलती है अपने सुविधा के हिसाब से। सभी कोर्सेज का मिलता है अनलिमिटेड एक्सेल। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। सिलेबस का विस्तृत कवरेज मिलेगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पर ली जाती है। स्टडी मटेरियल का PDF आपको मिल जाएगा। आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। मेंटरशिप और गाइडेंस तो आपको मिलनी ही है। तो CTET 2020 ये बैच कोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। मिस्टर धर्म सिंह, शरद गुप्ता और 3 अन्य फैकल्टीज़ आपकी क्लासेस लेंगे। बैच स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर से। इसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स CTET के शरद गुप्ता, सोनू कुमार और एक और अन्य फैकल्टी के साथ आप पढ़ना चाहें तो यह भी 1 दिसंबर से भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा रिवीजन बैच आपका रहेगा CTET पेपर फर्स्ट और सेकंड पे, जो कि आपको पढ़ाएंगे गर्विता मिश्रा, दीपक हिमांशु और 2 अन्य फैकल्टीज़। इस कोर्स में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस कवर होगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी CTET पेपर फर्स्ट और सेकंड की। यह बैच स्टार्ट हो रही है 7 दिसंबर से। इसके अलावा एक और फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच आपका होगा CTET 2020 का। ये क्लास लेंगे गर्विता मिश्रा और 2 अन्य फैकल्टीज़। इस कोर्स में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे CTET पेपर फर्स्ट और सेकंड की। TET जैसा कि हमने पहले बताया, किसी भी स्तर से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें अनअकैडमी पर अवेलेबल है। साथ ही में नो कास्ट EMI भी अवेलेबल है। 6 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 1200 रुपये में पड़ेगा, जबकि 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है 17% का ऑफ। 1000 रुपये महीने आपको पड़ेगा। 3 महीने के देना है 3000 रुपये। वही 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें आपको मिल रहा है 33% का ऑफ। 800 रुपये महीना पड़ेगा। 4800 रुपये मात्र 6 महीने के लिए देना है। और वहीं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहें, इसमें आपको मिलता है 58% का ऑफ। 500 रुपये महीने पड़ेगा। 6000 रुपये आपको साल के देना है। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आज ही सीखना स्टार्ट करें। अनअकैडमी का जो ऐप है यह अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के साथ ही iOS यानी कि एप्पल ऐप स्टोर पर भी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लिंक अनअकैडमी को डाउनलोड करने के लिए, साथ ही में कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। विस्तार से जानकारी आप ऐप को डाउनलोड करके और लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।